नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है, इसका आज हम लोग 42वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एग्रोनॉमी वाला जो पार्ट है उसकी जो 10वीं यूनिट है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन दिया गया है उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइस कल्टीवेशन का तीसरा पार्ट है, यानी कि इससे पहले जो 41 और 40 और 41 ये जो दो लेक्चर थे इसके, उसमें राइस कल्टीवेशन का पहला और दूसरा पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा पार्ट, और इस पार्ट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बचेंगे राइस के बारे में। उसके बाद फिर ये आपका जो कल्टीवेशन ऑफ राइस है ये समाप्त हो जाएगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बेहोसनिंग जानते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। बेहोसनिंग क्या होता है, बात समझो कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं पैडी की, जैसे नर्सरी हमने ग्रो किया, अब नर्सरी में जब पौधा तैयार हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। अब जब ट्रांसप्लांटिंग हुई तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद बूटिंग स्टेज आ जाता है। उसमें क्या होता है कि ढेर सारे धीरे धीरे स्टेम निकलने लगते हैं। तो जब ढेर सारे ये स्टेम निकलेंगे तो उसी समय पर बेहोसनिंग करते हैं। अब बात समझना कि ये होता क्या है या कैसे करते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रॉस प्लाविंग द यंग क्रॉप 4 to 6 weeks after sowing with a light rotary plow in 5 to 10 centimeter standing water once or twice. Purpose behind this is to beat control, optimize crop stand and provide soil aeration. जो ये बेहोसनिंग की प्रैक्टिस होती है इसको ट्रांसप्लांटिंग के 4 से 6 वीक बाद करते हैं। और बेहोसनिंग करते समय क्या होता है कि 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक पानी भरा होना चाहिए। जिस तरीके से हम प्लाविंग करते हैं उसी तरीके से ये भी करते हैं, लेकिन प्लाविंग ट्रांसप्लांटिंग के जस्ट पहले वाली चीज़ है और ये ट्रांसप्लांटिंग के 4 से 6 वीक के बाद होती है। उसमें क्या होता है कि जो रोटरी प्लाऊ है, इसी प्लाऊ से ये बीच बीच में ये जगह है, इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे समझो कि हम जुताई कर देते हैं या प्लाविंग कर देते हैं। तो जब इसमें प्लाविंग हो जाती है तो इससे क्या होता है कि बीच में जो वीड का ग्रोथ हो रहा था, जो खरपतवार उग रहे थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आसानी से। उसके साथ साथ जो सॉइल है, सॉइल में एरेशन प्रॉपर हो जाता है, मतलब सॉइल में जो ऑक्सीजन है या एयर की मात्रा जो है वो अच्छी खासी इम्प्रूव हो जाती है, और जिसकी वजह से जो बूटिंग वाली स्टेज है वो काफ़ी आसानी से होता है। ग्रोथ, रूट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है और टिलरिंग अच्छे से होने स्टार्ट हो जाती है। तो समझ गए ये बेहोसनिंग इसीलिए करते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है पडलिंग। पडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो पैडी की क्रॉप में की जाती है। ये ट्रांसप्लांटिंग के जस्ट पहले वाली स्टेज होती है, जिसको हम गाँव में कहते हैं कनई करना, ठीक। तो उसी को पडलिंग बोलते हैं, या हिंदी में कहते हैं पलेवा करना, समझ गए, या पाटा लगाना। इस टाइप के समथिंग वर्ड बोले जाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पडलिंग। इसमें क्या होता है कि पहले फील्ड में पानी भर दिया जाता है। जब फील्ड में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भर जाता है तो उसके बाद रोटावेटर से या कल्टीवेटर से हम क्या करते हैं कि मिट्टी की प्लाविंग करते हैं, जुताई करते हैं। उसके बाद फिर पाटा लगा देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पडलिंग। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स बाई मैकेनिकल फोर्स इन सॉइल विथ एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट। मतलब ज़्यादातर मॉइस्चर, एक्सेसिव मॉइस्चर मतलब पानी ढेर सारा भरा होगा मिट्टी में, और हम इसको मैकेनिकल फोर्स से जो सॉइल का एग्रीगेट्स है यानी कि जो मिट्टी है उसको हम खूब अच्छे से धुन देते हैं मिट्टी को। किससे? एक मैकेनिकल फोर्स से, चाहे रोटावेटर से हो, चाहे कल्टीवेटर से हो, या किसी रोटरी टिलर से हो। इससे हम क्या करते हैं, उस मिट्टी को पलेवा करते हैं। इसी को बोलते हैं हम पडलिंग। पडलिंग डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर। जब पडलिंग होती है तो सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कि बाद में जब मिट्टी, ऐसा नहीं है कि सॉइल स्ट्रक्चर बिल्कुल से डिस्ट्रॉय हो गया परमानेंटली, एक बार डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जब 1 दिन 2 दिन में मिट्टी फिर से बैठ जाएगी तो सॉइल स्ट्रक्चर फिर से बन जाएगा। लेकिन तब तक के लिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है और आसानी से ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है। व्हिच हैम्पर्स रूट पेनिट्रेशन। अगर सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो रूट की ग्रोथ है, किसकी, रूट की पेनिट्रेशन की, वो अच्छे से होगा। एंड द डेवलपमेंट ऑफ सक्सीडिंग अप क्रॉप ग्रोथ इन रोटेशन विथ राइस। तो पडलिंग इसी वजह से
करी जाती है, जिससे क्या होता है कि जब सॉइल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा तो रूट आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगी मिट्टी में और आसानी से वो ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगा, नहीं तो ट्रांसप्लांटिंग अनसक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर या तो एक तो हम ट्रांसप्लांट वहाँ से नर्सरी से तुरंत उसको लेके आए हैं, अगर इमीडिएटली उसको वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी, प्रॉपर मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट मिलना स्टार्ट नहीं होगा, तो 2 से 3 दिन में जो हमारा नर्सरी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से पडलिंग करते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी वो इस्टेब्लिश हो जाए, अपना जो रूट है वो इस्टेब्लिश कर लिया जाए नई सॉइल में। और जो पडलिंग होती है, पडलिंग करने से जो सॉइल की बल्क डेंसिटी है वो काफ़ी हद तक क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। बल्क डेंसिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है, 1.4 से लेके 17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक हो जाती है। मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है ये। क्या कौन कर देता है? पडलिंग। इसी वजह से कहा जाता है पडलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ऐसे तुम समझो कि पडलिंग बैकबोन होती है राइस की कल्टीवेशन की, पैडी के ट्रांसप्लांटेशन की। इट इज़ डन विथ इक्विपमेंट नोन एज पडलर। इसको करते हैं पडलर से करते हैं, रोटावेटर से करते हैं, कल्टीवेटर से भी करते हैं, लेकिन मेनली जो इसके लिए बना इक्विपमेंट है वो है पडलर। या ऐसे कह सकते हो जिस इक्विपमेंट से करते हैं उसी को पडलर बोलते हैं। समझ के बाद अब आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग। पडलिंग करने का क्या उद्देश्य होता है? व्हाई इट इज पडलिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस क्रॉप। सबसे पहला जो पॉइंट है, टू रिड्यूस पर्कुलेशन लॉसेस ऑफ वाटर। जो पानी होता है, जैसे जब हम फील्ड में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं तो वाटर का क्या होता है, पर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। पानी धीरे धीरे सूख के ज़मीन के अंदर जाने लगता है, वो ग्राउंड वाटर होने लगता है, ग्राउंड में जाने लगता है। तो अगर हम पडलिंग कर देंगे तो जो पर्कुलेशन के थ्रू लॉस हो रहा था उसको हम कम कर सकते हैं। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है। उसके बाद ये रिड्यूस करता है वीड इन्फेक्शन को, मतलब जो खरपतवार हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देता है पडलिंग करते समय। टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी प्लांट के लिए क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब आगे बात करते हैं क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर। जो पैडी की क्रॉप होती है इसमें नर्सरी की राइजिंग से लेकर हार्वेस्टिंग के बीच में कौन कौन सी ऐसी स्टेज होती है जब इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेज है वो है टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज जब टिलर निकल रहे होते हैं, बात समझो कि जब हम नर्सरी को मेन फील्ड में लगाते हैं तो उसमें 1 या 2 टिलर निकले होते हैं। ठीक, एक या 2 टिलर, जैसे ऐसे ज़मीन से ऐसे देखोगे तो 1 से 2 टिलर निकले होते हैं, कभी कभी 3 भी होता है। ये होता है कि एज ऑफ द सीड, मतलब नर्सरी कितने दिन की है। अब बात समझो कि टिलरिंग क्या होता है, जब इसमें ये ढेर सारे ऐसे ऐसे निकलने लगते हैं तो इसी को हम बोलते हैं टिलरिंग। गांव में बोलते हैं ब्यास लेना। या जब टिलरिंग होती है तो जो धान का पौधा है, मतलब धान के जो एक नर्सरी हमने लगाई है, एक जो ट्रांसप्लांटिंग किया है, वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं टिलरिंग। जैसे बात समझो, इस फिगर में ध्यान से देखो, जब हमने नर्सरी को ट्रांसप्लांट किया होगा तो केवल यही एक टिलर रहा होगा। ठीक, लेकिन बाद में देखो ये ढेर सारे ये निकल रहे हैं ना, ये ढेर सारे निकले हैं। ये कब निकले हैं? टिलरिंग में निकले हैं। टिलरिंग कब स्टार्ट होती है? ट्रांसप्लांटिंग के दूसरे दिन से स्टार्ट होती है। लगभग 20 दिनों तक ये टिलरिंग वाली स्टेज चलती है, 2 to 20 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। उसके बाद बूटिंग और लेट पेनिकल इनिशिएशन, यानी कि बूटिंग होना और पेनिकल निकलना। बूटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, गांव में लोग कहते हैं गलुआना। गांव में हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं कि धनवा गलुआ रहा है। मतलब बात समझो ऐसे कि इसका जो इन्फ्लोरोसेंस होता है, ये निकलने से जस्ट पहले जब ये अपने इस पत्तियों से ढका होता है, अगल बगल के पत्तियों से, लीफ सीथ से ढका होता है, तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है उस जगह पर जहाँ इन्फ्लोरेसेंस रहता है। लीफ सीथ से और लीफ से जब ढका रहता है तो थोड़ा सा मोटा मोटा रहता है। उसी स्टेज को बोलते हैं बूटिंग स्टेज और लेट पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। स्वेलिंग ऑफ द फ्लेज लीफ सीथ, देखो ये बोल रहा हूँ ना, स्वेलिंग ऑफ द फ्लेज लीफ सीथ। जो उसके फ्लेज लीफ के सीथ हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस होता है पूरा। इज कॉल्ड बूटिंग। इट इज़ मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर इन राइस क्रॉप। अगर बात करें हम राइस की क्रॉप में तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है वो बूटिंग वाली स्टेज होती है। और अगर हम वीट की क्रॉप में बात करें तो उसमें CRI स्टेज होती है। जब आगे हम CRI पढ़ाएंगे आपको, जो वेजिटेबल वो वीट की क्रॉप, तो उसमें हम बताएंगे। तो ये होता है क्या? बूटिंग स्टेज। अब इसके बाद डेपोग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन।
ये जो डेपोक मेथड है ये राइस की नर्सरी ग्रो करने की एक पद्धति है। ये कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई थी? ये फिलीपींस से इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। देखो, दिस मेथड वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम फिलीपींस। फिलीपींस से ये क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब सबसे पहले ये डेपोक मेथड के राइस कल्टीवेशन वहीं से स्टार्ट हुई थी। इन दिस मेथड सीडलिंग बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑन 12 डे आफ्टर सीडलिंग। ये जो मेथड है, इस मेथड की सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं, मशीन से ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसके लिए डेपोक मेथड से नर्सरी राइज करना काफ़ी आसान होता है। अगर हमने डेपोक मेथड से नर्सरी को ग्रो किया है तो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग हम आसानी से कर सकते हैं। सॉरी। और क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसप्लांटिंग का टाइम है और मनी है, इसको हम काफ़ी हद तक बचा लेते हैं। इसमें करते क्या हैं? इट कंप्राइज राइजिंग ऑफ ए डेंस स्टैंड ऑफ सीडलिंग विदाउट कंटेक्ट ऑफ सॉइल। इसमें बहुत नज़दीक क्या करते हैं, मतलब ऐसे बहुत डेंस में हम राइस का जो सीड होता है उसको सोइंग कर देते हैं। और कब सोइंग करते हैं? विदाउट कंटेक्ट ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी के नीचे क्या करते हैं? पॉलीथीन बिछा देंगे या कंक्रीट की कोई सतह होगी उस पर, या कोई प्लास्टिक की सतह होगी उस पर हम इसको डाल देंगे। इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर देते रहेंगे तो ये आसानी से ग्रो कर जाएगा। आप ध्यान से देखो, इसमें ये पॉलीथीन, देखो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर पॉलीथीन रखी है और पॉलीथीन के ऊपर ये सीड को ग्रो किया गया है। तो क्या होता है, 10-12 दिन में जो इसके अंदर एम्ब्रॉय होता है उससे थोड़ा सा ले लेगा एनर्जी, और उसके बाद जो हम न्यूट्रिएंट इसमें डालते हैं उसे एनर्जी ले लेगा, और 10 से 12 दिन में ही ये सीड तैयार हो जाता है। बहुत बड़ा सीड नहीं होता, इसकी लेंथ काफ़ी, जो इसकी नर्सरी होती है काफ़ी लंबी नहीं होती है, तो इसीलिए ज़्यादा वाटर स्टैंडिंग कंडीशन में हम इसको नहीं ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर स्टैंडिंग में ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है, वहाँ पर हम आसानी से इससे ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। अब इसमें देखो सीड रेट क्या होती है। इसकी सीड रेट 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हम लगभग 3 से 5 किलोग्राम क्या करते हैं, सीड को ग्रो कर लेते हैं। मतलब इतने कम एरिया में इतने ज़्यादा सीड को हम ग्रो कर सकते हैं। ये किस में ग्रो किया जाता है? जैसे अभी मैंने बताया कि सॉइल के कांटेक्ट में होता नहीं है। तो चाहे आप लकड़ी का प्लैंक हो, चाहे ट्रे हो लकड़ी का, चाहे वो कंक्रीट का हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, और इसके साथ साथ सीड बेड कवर्ड विद पॉलीथीन, कोई सीड बेड हो, जैसे यहाँ जो मैंने इमेज लगा रखी है, इसमें क्या है कि ये सीड बेड है तो मिट्टी ही, लेकिन मिट्टी के ऊपर पॉलीथीन की सीड देखो रखी गई है, ये पॉलीथीन की सीड रखी गई है, इसी पर ग्रो किया जाता है। तो ये होता है डेपोक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हेंस 25 to 30 मीटर नर्सरी एरिया इज सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर। अगर आपको 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग करनी है राइस की, तो उसके लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया पर्याप्त होता है। इतने ही एरिया में आप इतना सीड आसानी से ग्रो कर सकते हैं जिससे आप 1 हेक्टेयर की ट्रांसप्लांटिंग आसानी से कर सकें। अब इसके बाद पॉइंट आता है हाइब्रिड राइस का। देखो क्या होता है कि ग्रेन रेवोल्यूशन से जस्ट पहले की अगर हम बात करें, 1960 के आसपास की अगर बात करें, तो उस समय प्रोडक्शन काफ़ी कम था ओवरऑल क्रॉप का, और जो जनसंख्या थी वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। तो भुखमरी की कगार से पूरी दुनिया गुजर रही थी। तो क्योंकि गेहूं और धान, व्हीट एंड राइस, ये दुनिया का स्टेपल फूड माना जाता है, तो इसीलिए इस पर रिसर्च ज़्यादा किया गया कि कैसे इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दिस 2 क्रॉप्स व्हिच इज वेरी स्टेपल फॉर द ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो एशिया में चाइना ने स्टार्ट किया, और ऐसे कह सकते हो पूरी दुनिया में राइस में हाइब्रिडाइजेशन का जो वर्क है वो सबसे पहले चाइना ने स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर इंडिया ने स्टार्ट किया, क्योंकि इंडिया भी उस समय हाई पॉपुलेशन और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से, माल न्यूट्रिशन से इसकी जनता काफ़ी सफ़र कर रही थी। तो इस वजह से हाइब्रिड राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो आया। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 1970 के आसपास में क्या हुआ कि हाइब्रिड राइस वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय चाइना। अब बात समझो, मैंने 1960 बोला था। 1960 क्यों बोला था? क्योंकि 1960 में उसी के आसपास में महामारी धीरे धीरे फैल रही थी, लोगों को माल न्यूट्रिशन की कमी हो रही थी। तो 1970 तक आते आते हाइब्रिड राइस जो है ये अस्तित्व में धीरे धीरे आया। किसने किया? चाइना ने। किस मेथड से किया?
साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फर्टिलिटी रिस्टोर जीन सिस्टम से उसने डेवलप किया। किससे डेवलप किया? साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी। इस तरीके को अपनाकर चाइना ने हाइब्रिड राइस को प्रोड्यूस किया। समझ गए बात? आफ्टर चाइना इंडिया इज सेकंड कंट्री। जब चाइना ये कर चुका तो उसके बाद इंडिया ने भी हाइब्रिड राइस वाला कॉन्सेप्ट अपनाया, क्योंकि हाइब्रिड जो राइस है इसका पर हेक्टेयर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, ट्रेडिशनल जो वेराइटीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा होता है। PHB71 इज़ द ओनली हाइब्रिड वैरायटी विच इज़ रिलीज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अभी के बात करें तो जो बुक में लिखा है उसमें PHB71 जो वेराइटी है केवल यही एक हाइब्रिड राइस की वेराइटी है जो प्राइवेट सेक्टर से आई है। बाकी और जितनी भी वेराइटीज़ हैं वो सब पब्लिक सेक्टर से यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से रिसर्च करके डेवलप करी गई हैं। आने वाले नियर फ्यूचर में हो सकता है कि ढेर सारी वेराइटीज़ आएँ, लेकिन अभी तक सिनेरियो यही है। उसके बाद अब बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ राइस। जब राइस की हमारी क्रॉप प्रोड्यूस हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, मार्केटिंग के लिए जाती है, तो राइस के लिए तो पैडी तो कोई खाता नहीं है, जैसे धान तो कोई खाता नहीं है, खाते हैं लोग चावल। यानी कि पैडी को राइस में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इसकी प्रोसेसिंग के दो स्टेप हैं मेनली, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है मिलिंग, जिसको हम बोलते हैं डिहस्किंग। डिहस्किंग क्या होता है कि जो हमारी राइस की क्रॉप होती है, राइस की क्रॉप में जब आप कभी ध्यान से देखेंगे तो जो पैडी होता है उस पर हस्क लगा होता है, ब्राउन कलर का हस्क होता है, उसी को निकालने को बोलते हैं डिहस्किंग और मिलिंग। डिहस्किंग और मिलिंग सेम है। अब बात करें द एल्यूरॉन लेयर, वही वो ऊपर वाली लेयर की बात कर रहा है। एल्यूरॉन लेयर एंड एम्ब्रॉय आर रिमूव ड्यूरिंग द पॉलिशिंग ऑफ राइस ग्रेन। ऑल द ग्रेन कॉन्स्टिट्यूएट एक्सेप्ट द कार्बोहाइड्रेट। मतलब उस ग्रेन में जितने भी चीज़ें होती, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सब निकल जाते हैं। मिलिंग के प्रोसेस में कौन बचता है? केवल कार्बोहाइड्रेट ही बच पाता है। आर डिड्यूस बाई द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग। देयर इज ए लॉस ऑफ विटामिन बी पार्टिकुलरली थायमिन एंड डिफिशियंसी व्हिच कॉजेज बेरी। अब क्या होता है जब हम पॉलिशिंग करते हैं या मिलिंग करते हैं तो इसमें जो विटामिन बी का कंटेंट है या थायमिन जो है ये निकल जाता है राइस की क्रॉप से। और जब हम बहुत ज़्यादा पॉलिश राइस खाते हैं या चावल को बहुत ज़्यादा धुल के खाते हैं तो उससे हमारे चमड़े से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें बेरी जो डिजीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर शहरों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि शहर में जो चावल जाता है उसको चमकीला बनाने के लिए काफ़ी बार उसकी पॉलिशिंग कर देते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गांव वाले लोग ज़्यादा पॉलिश नहीं करवाते हैं, क्योंकि उससे चावल टूटने का डर रहता है। लेकिन शहर में चावल को ज़्यादा चमकीला बनाने के लिए ज़्यादा पॉलिशिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये कम हो जाता है। तो अगर आप बराबर पॉलिश राइस खा रहे हैं तो जिससे आपके बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और थायमिन की कमी हो जाएगी, जिससे ये बेरी वाली डिजीज़ हो जाती है। तो ये मिलिंग वाली प्रोसेस होगी, जिसको हम डिहस्किंग बोलते हैं, ऊपर के हस्क को निकालना। अब जब डिहस्किंग हो जाती है तो पॉलिशिंग होती है। आप लोगों ने कभी अगर ये मिलिंग वाली मशीन देखी हो तो मिलिंग वाली मशीन में लिखा होता है डबल डिहस्कर डबल पॉलिशर। मतलब उसमें 4 इक्विपमेंट लगे होते हैं, 2 बार डिहस्किंग होती है और 2 बार पॉलिशिंग होती है। कभी आपने देखा होगा अगर, तो उस मशीन पे लिखा होता है डबल डिहस्कर डबल पॉलिशर। मतलब 2 बार, एक बार डिहस्किंग होगी, फिर उसके बाद जो थोड़ी से हस्क बच गए हैं वो दूसरी बार डिहस्किंग हो जाएगी, फिर उसके बाद पहली पॉलिशिंग होगी, फिर दूसरी पॉलिशिंग होगी। ये सब प्रोसेस एक ही बार में हो जाती है और लास्ट में आपको क्या मिलता है? राइस मिल जाता है। अभी पॉलिशिंग क्या होता है? देखो, जब हस्क निकाल लेते हैं तो हस्क निकाल लेने के बाद भी कुछ उसमें पार्ट्स बच जाते हैं, उसी को रिमूव करते हैं। जो बहुत पतला सा ब्रांच क्लीनिंग होता है उसको मिलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, और पॉलिशिंग के थ्रू, जिससे चावल हमारा चमकीला दिखने लगता है और खाने में भी थोड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। अब क्या होता है अगला? प्रो बॉइलिंग। ये क्या होता है? ये हाइड्रोथर्मल एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि पहले चावल को भिगो दिया जाता है 4 से 6 घंटे के लिए। पैडी को पहले 4 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। उसके बाद उस चावल को निकाल कर हल्की आंच पर उसको पकाते हैं। चावल को ही हल्की आंच पर पानी डालकर उसको उबालते हैं। फिर जब वो चावल अच्छे से उबल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालते हैं, हाँ इतना उबाल देते हैं कि उसकी जो एल्यूरॉन लेयर है वो अच्छे से चपक जाए।
जो उसकी मिलिंग पॉलिशिंग में जो लॉस होता है ज़्यादा वो ना हो, तो ये कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि उसको धूप में सुखा देते हैं। परडी को फिर पानी से छान के निकाल लेंगे और उसको फिर धूप में अच्छे से सुखा देते हैं। तो ये जब सुखा देंगे तो फिर से वो धान जैसा पहले था उसी तरीके से लगभग हो जाता है। फिर इसको जब हम लेके जाते हैं मिलिंग और पॉलिशिंग वाली प्रोसेस में, तो उसमें न्यूट्रिएंट का लॉस कम होता है और इसका जो चावल होता है इसका कलर ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रो बॉइलिंग, गाँव में बोलते हैं भुजिया करना। चावल का भुजिया किया जाता है, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं भुजिया करना। समझ गए बात? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।